आप यहाँ क्या कर रही हो? हमें आज की रात ये अपनी झोपड़ी में रहने दो। शर्त पे मैं आप लोगों को झोपड़ी में रहने की इजाजत दूंगा। क्या मेरी शर्त मानोगे? ठीक है बाबा, आपकी क्या शर्त है? तुम दोनों लड़कियां आज की रात मेरे साथ सो। किसके साथ हूँ? पहले मेरे साथ सो, मेरे साथ सो। ठीक है, मैं कोरापुर के मीना नगर के इलाके में सहाराई इलाके के बीचों बीच एक कच्ची ईंटों का पुराना घर था, जहां एक 78 साल का फकीर रमेश चंद्र अकेला रहता था। वह उस रात भी सो रहा था। रात इतनी गहरी थी कि खामोशी भी किसी चीख की मानिंद महसूस हो रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रमेश की आंख खुल गई और वह कांपने लगा। इस वक्त यहाँ कौन आ सकता है? इस वीराने में अब तक कोई नहीं आया था। लेकिन फिर दरवाजा जोर से बजने लगा। रमेश अपने बिस्तर से उठा और दरवाजा खोला। बाहर का मंजर देखकर वह चौंक गया। दरवाजे पर दो नौजवान और बहुत खूबसूरत लड़कियां खड़ी थीं। रमेश ने उन्हें देखते ही अपने दिल में एक अजीब सा एहसास महसूस किया। वह उन्हें देखता रहा। दूर देखना मुश्किल हो गया। फिर उसने उनकी तरफ देखकर पूछा, तुम लड़कियां कौन हो और इस वीराने में तुम इस वक्त क्या कर रही हो? लड़कियों ने जवाब दिया, हम अपना रास्ता भूल गई हैं। हम प्रगति नगर की तरफ जा रही थीं, लेकिन हम भटक गई हैं। अगर आप इजाजत दें तो हमें एक रात यहाँ ठहरने दें। हम सुबह रवाना होंगी। रमेश उन्हें देखकर सोच में डूब गया। वह सिर्फ इतना ही कह सका, अंदर आ जाओ। लड़कियां घर में दाखिल हो गईं। रमेश ने उन्हें घर के एक गोशे का रास्ता दिखाया और कहा, लड़कियों यहीं सो जाओ। वह दोनों वहीं लेट गईं और थोड़ी देर में सो गईं। रात के आखिरी लम्हों में आशिता को ऐसा लगा जैसे कोई उसके करीब खड़ा हो। उसने आंखें खोली तो देखा कि रमेश उसकी तरफ झुक रहा है और उसे अजीब नजरों से देख रहा था। आशिता एकदम से उठ गई और बोली, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रमेश ने जवाब दिया, कुछ नहीं। मैंने सोचा कि आपको ठंड लग रही होगी तो मैं तुम्हें कंबल देने आया हूँ। आशिता ने कंबल लिया, लेकिन गुस्से में कहा, यहाँ से चले जाओ। रमेश वहां से न हिला। कुछ देर तक वह उन्हें अजीब नजरों से देखता रहा। सुबह आशिता और प्रिया ने उसका शुक्रिया अदा किया। जब वह जाने लगी तो रमेश ने उन्हें रोका और कहा, लड़कियों कहाँ जा रही हो? प्रगति नगर बहुत दूर है। तुम नौजवान हो, एक रात और ठहरो, फिर मैं तुम्हारी रवानी का इंतजाम करूंगा। यह कहकर रमेश उनके और करीब आ गया, लेकिन आशिता और प्रिया ने तुरंत इनकार कर दिया, नहीं रे, हमें जाना है। फिर रमेश बहुत करीब आया और आशिता का हाथ पकड़कर बोला, बस एक रात की बात है लड़कियों, ठहरो। आशिता ने पल भर में हाथ छुड़ा लिया और गुस्से से बोली, मतलब? रमेश ने कहा, कल मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम कर दूंगा। अब भी वह उन्हें अजीब नजरों से देख रहा था, जैसे उसके जहन में कोई मंसूबा हो। लड़कियों ने उसकी बात सुनी और ठहरने के लिए तैयार हो गईं। सारा दिन रमेश उनसे नरमी और प्यार से बातें करता रहा और उनकी तरफ देखता रहा, जैसे वह उनके और करीब आना चाहता हो। रात थी। दोनों लड़कियां अपने बिस्तरों पर जाकर लेट गईं और रमेश भी अपने बिस्तर पर लेट गया। रात के आखिरी पहर जब खामोशी गहरी हो रही थी तो रमेश खामोशी से उठा और धीरे धीरे लड़कियों की तरफ बढ़ा। काफी देर तक उन्हें देखता रहा। फिर आशिता, जो बहुत खूबसूरत थी, उसके पास बैठ गई। रमेश ने धीरे से उसकी पेशानी थपथपाई। अचानक आशिता की आंख खुल गई और वह जल्दी से उठ गई। क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने एकदम पूछा। रमेश उसकी आंखों में देखता रहा जैसे वह ख्वाब में हो। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें तकिया देने आया हूँ। आप बिना तकिए के लेटी हैं, आपकी गर्दन में दर्द होगा, ये तकिया। आशिता ने तकिया उठाया और गुस्से से मुंह मोड़ लिया। यहाँ से चले जाओ। रमेश अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और रात को खुद से बातें करने लगा। ये लड़कियां सुबह चली जाएंगी। आज मेरा आखिरी मौका था, लेकिन वो भी चली जाएंगी। नहीं, मैं उन्हें इस तरह जाने नहीं दूंगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे उन्हें किसी तरह रोकना पड़ेगा। रमेश इन्हीं सोचों में डूबा हुआ आखिरकार सो गया। सुबह हो चुकी थी। लड़कियां उठकर रमेश के पास आईं। अगर हम जाने के लिए तैयार हैं तो हमें जाने दें। रमेश कुछ देर उनकी आंखों में देखता रहा, फिर कहा, नहीं, तुम आज यहाँ से नहीं जा सकती। ये सुनकर लड़कियों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। आशिता ने पूछा, क्यों? आज हम क्यों नहीं जा सकती? रमेश ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें एक रात और ठहरना पड़ेगा। प्रिया ने हैरत से कहा, क्यों? क्या सब कुछ ठीक है? हम क्यों रहें? रमेश ने जवाब दिया, अभी तुम्हारे जाने का कोई इंतजाम नहीं है। मुझे उम्मीद है कि कल यहाँ से एक काफिला रवाना होकर प्रगति नगर जाएगा। लड़कियों ने काफिला शब्द सुना तो कुछ सुकून महसूस किया। चलो, हम कल काफिले के साथ निकलेंगे। हमें एक रात और रहने दो। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखकर कहा। रमेश बहुत खुश हुआ। हमारे पास एक और रात है, उसने अपने आप से कहा।
सारा दिन रमेश चुपचाप दूर बैठा उनकी तरफ देखता रहा। उसकी आंखें और भी गहरी हो गई थीं, गोया उनमें खामोश ख्वाहिशें परवान चढ़ रही हों। रात ढलने लगी। आशिता और प्रिया अपने बिस्तरों पर जाकर लेट गईं और रमेश भी अपने बिस्तर पर, लेकिन उसका दिल बेचैन था। उसकी नजरें छत की तरफ नहीं बल्कि कमरे के कोने की तरफ थीं जहां लड़कियां सो रही थीं। वह जोर जोर से सांस ले रहा था और दिल में अजीब सी लरजिश उठ रही थी। धीरे से वह बिस्तर से उठा और खामोशी से उनकी तरफ देखने लगा। काफी देर तक वह उन्हें ऊपर से नीचे तक देखता रहा, फिर आशिता के पास बैठ गया और धीरे से उसके बालों को सहलाने लगा। अचानक आशिता थोड़ी हिली। रमेश ने सोचा शायद वह जाग जाएगी, तो वह डर गया और वहां से चला गया। फिर प्रिया के पास गया और उसका हाथ अपने हाथों में लिया। देर तक उसके चेहरे को देखता रहा। उसकी आंखों में अब सिर्फ ख्वाहिशें नहीं बल्कि पुरानी प्यास भी उतर आई थी। अचानक प्रिया की आंख खुल गई और वह चीख उठी, लेकिन रमेश ने जल्दी से उसके चेहरे पर हाथ रख दिया ताकि आवाज न निकल सके। फिर वह अपने बिस्तर पर चला गया और लेट गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। प्रिया रात भर इसी सोच में गुम रही। ये रमेश मेरे पास क्यों आया? वह क्या करने की कोशिश कर रहा था? उसकी नीयत ठीक नहीं लगती। सुबह हो चुकी थी। लड़कियां उठकर रमेश के पास आईं। क्या काफिला आ गया है? अब हमें इजाजत दें। रमेश कुछ देर उनकी आंखों में देखता रहा, फिर कहा, काफिला अभी तक नहीं पहुंचा। लड़कियां चौंक गईं। तुमने कहा था आज काफिला आएगा। रमेश थकी हुई आवाज में बोला, हाँ आना ही था, शायद शाम तक आ जाए। लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है हम शाम तक इंतजार करेंगे। रमेश ने सिर्फ सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। अब वह आंगन में बैठा था और दूर से लड़कियों को अजीब नजरों से देख रहा था। एक लड़की ने दूसरी से कहा, इसकी आंखें मुझे ठीक नहीं लगती। प्रिया ने सिर हिलाकर कहा, हाँ तुम ठीक कहती हो, हमें यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। हम नौजवान हैं और हमें नहीं मालूम कि उसके दिल में क्या चल रहा है। आशिता ने कहा। प्रिया बोली, हाँ वह रात को मेरे पास आया था और मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। आशिता ने सिर हिलाकर कहा, उसने मेरे साथ भी वैसा ही किया था। आज रात किसी भी हालत में नहीं रहना चाहिए, चाहे शाम को काफिला आए या ना आए, हमें जाना है। दोनों लड़कियां डरी हुई थीं। रमेश अब भी दूर से उन्हें देख रहा था, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर नजर रखे हो। शाम हो चुकी थी। इससे पहले कि लड़कियां खुद उसके पास आती, रमेश खुद आ गया। देखो, उसने कहा, मेरा ख्याल है सुबह तक काफिला आ जाएगा। मैंने सोचा कि आपको पहले बता देना चाहिए। उनके पास बहुत सा सामान है, चलो धीरे धीरे चलते हैं और आज की रात कयाम करें, रमेश ने कहा। लड़कियां घबरा गईं। एक ने जल्दी से कहा, हम और नहीं रह सकते, चाहे काफिला आए या ना आए, हम अब जा रहे हैं, हमें मत रोको। दूसरी लड़की ने कहा। रमेश करीब आया। जल्द ही रात होने वाली है, तुम नौजवान हो, इस वीराने में कहाँ जाओगी? यहाँ जानवर भी घूमते हैं, अगर तुम्हें चोट लग गई तो क्या होगा? उसकी आवाज कम फिक्रमंद मगर संजीदा थी। लड़कियों को यकीन हो गया ये सब एक नई चाल थी, लेकिन उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखकर कहा, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, बस एक रात की बात है, चलो रहने दो। उन्होंने रमेश से सख्त लहजे में कहा, ठीक है, लेकिन ये आखिरी रात है, काफिला सुबह आए या ना आए, हम चले जाएंगे। रमेश मुस्कुराकर बोला, ठीक है, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ और था। रात थी। आशिता और प्रिया होशियार थीं। वे एक कोने में लेट गईं, लेकिन उनकी आंखें खुली हुई थीं। वे डर और शक में डूबी हुई थीं। वे धीमी आवाज में बातें कर रही थीं। मुझे उम्मीद है ये रात जल्दी खत्म हो जाए, आशिता ने कहा, बस आंखें बंद करके लेट जाओ जैसे हम सो रहे हों। प्रिया ने जवाब दिया। रमेश अपने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसकी एक आंख खुली हुई थी। वह बार बार उन्हें देख रहा था कि वे जाग रही हैं या नहीं। जब उसने देखा कि वे हिल नहीं रहीं, उसने आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद जब उसे यकीन हो गया कि लड़कियां सो रही हैं, वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। वह काफी देर उनके करीब खड़ा रहा, जैसे किसी को मन ही मन पुकार रहा हो। फिर वह आशिता के कदमों के पास बैठ गया और धीरे धीरे उनके पांव हिलाने लगा। अचानक आशिता की आंख हल्की सी खुल गई। रमेश सब समझ गया और तुरंत पीछे हट गया। अब वह प्रिया के पास गया, उसके करीब बैठा और उसके माथे पर हाथ फेरने लगा। अचानक प्रिया की आंख खुल गई। वह घबरा गई और अपना चेहरा नीचे कर लिया। कुछ बोली नहीं, लेकिन उसके चेहरे से साफ था कि वह जाग रही थी। रमेश खामोशी से उठा और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शर्म या अफसोस नहीं था। सुबह हो चुकी थी। लड़कियां उठ गईं और सीधा रमेश के पास आईं। हाँ, क्या आपका काफिला आ गया है या ये कोई नया बहाना है? आशिता ने सख्त लहजे में पूछा। रमेश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, काफिला अभी तक नहीं पहुंचा। लड़कियां चौंक गईं। तुमने कहा था आज काफिला आएगा।
रमेश थकी आवाज में बोला, हाँ आना ही था, शायद शाम तक आ जाए। लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखकर कहा, ठीक है, हम शाम तक इंतजार करेंगे। रमेश ने सिर्फ सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। अब वह आंगन में बैठा था और दूर से लड़कियों को अजीब नजरों से देख रहा था। एक लड़की ने दूसरी से कहा, इसकी नीयत हमें ठीक नहीं लगती। उसकी आंखों में कोई शर्म नहीं थी, बस एक इंतजार जो अब अपने आखिरी पड़ाव पर था। सुबह की पहली किरण झोंपड़ी की धूल भरी दीवारों से अंदर आई। लड़कियां अब तक जाग रही थीं। उनके चेहरों पर नींद नहीं बल्कि बेचैनी और डर साफ दिख रहा था। इस बार उन्होंने रमेश से कुछ पूछे बिना बाहर निकलने का फैसला किया। जैसे ही वे झोंपड़ी से बाहर आईं, उन्होंने देखा एक कोने में एक नौजवान बैठा है जिसका चेहरा बेहद खूबसूरत और चमकदार था, महजब कपड़ों में, लेकिन उसका चेहरा दूसरी तरफ था। लड़कियां हैरान थीं। वे उसके पास गईं और पूछा, तुम कौन हो? नौजवान ने धीरे से उनकी तरफ मुंह किया तो दोनों लड़कियां हक्का बक्का रह गईं, जैसे उनके पैरों तले जमीन निकल गई हो। यह हमारा पति है, वे जोर जोर से चीखीं। वे भागीं और नौजवान को गले लगा लिया। उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उनके लिए यह लम्हा किसी जादू से कम नहीं था। तुम यहाँ कैसे आए? क्या हम ख्वाब देख रहे हैं? प्रिया ने कांपती हुई आवाज में पूछा। नौजवान ने उन्हें गले लगाया और धीरे से कहा, नहीं, यह कोई ख्वाब नहीं, यह हकीकत है। मैं वापस आ गया हूँ। लड़कियों की खुशी की इंतहा न रही। जिसे वे बरसों से ढूंढ रही थीं, आज वह उनके सामने था। लेकिन तुम कहाँ थे? आशिता ने पूछा। और तुम रमेश के घर कैसे पहुंच गए? हमें वह आदमी बिल्कुल पसंद नहीं था। क्या तुम उसे जानते हो? नौजवान ने उनकी आंखों में देखा। अब उसकी आंखों में कोई राज नहीं था, बल्कि सुकून था। उसने कहा, पहले रमेश को बुलाओ, देखो वह कहाँ है। लड़कियां झोंपड़ी के हर कोने में उसे ढूंढने लगीं, लेकिन रमेश कहीं नहीं था। वे वापस आईं और कहने लगीं, वह कहीं नहीं है। ऐसा लगता है जैसे वह गायब हो गया हो। वह कहाँ गया? नौजवान ने गहरा सांस लिया। रमेश कहाँ गया? अब ये बात आप खुद समझ जाएं। लेकिन पहले, क्या आप यह नहीं जानना चाहती कि मैं इतने साल कहाँ था? लड़कियों ने एक साथ कहा, हाँ बताओ, तुम कहाँ थे? अब कहानी की सबसे बड़ी रात आने वाली थी। नौजवान ने कहा, मैं एक दिन घर से निकला बाजार की तरफ। रास्ते में एक बूढ़े आदमी और एक बहुत खूबसूरत लड़की से मुलाकात हुई। बूढ़ा आदमी रमेश जैसा लगता था और लड़की बहुत जवान और खूबसूरत थी। मैंने मुस्कुराते हुए लड़की का मजाक उड़ाया, तुमने इस बूढ़े से शादी क्यों की? तुम्हें एक नौजवान के साथ होना चाहिए था। लेकिन वह लड़की शायद कुछ जानती थी। उसने मेरी तरफ देखा, कुछ पढ़ा और मुझ पर थूका। एकदम वह बूढ़ा रमेश जैसा हो गया। उसका चेहरा मेरा हो गया और फिर कहने लगी, यह तेरी सजा है, अब तू सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारेगा। लड़कियां अब अपनी आंखों से सब कुछ देख रही थीं। उनकी सांसें रुक गई थीं। नौजवान आगे बढ़ा और बोला, लेकिन एक उम्मीद भी थी। अगर आपके चाहने वाले, जिनसे आप मोहब्बत करती हैं, आपकी तलाश में इस वीराने में पहुंच जाएं और आपकी हकीकत जाने बिना आपके साथ वक्त गुजारें, तो आप अपनी असली शक्ल में वापस आ सकते हैं। और हाँ, एक शर्त और थी, आप अपनी पहचान खुद नहीं बता सकते। अब लड़कियां कांप रही थीं। तो क्या तुम वही रमेश थे? उन्होंने कांपती हुई आवाज में पूछा। नौजवान ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैं वही फकीर था। नौजवान की बात सुनते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन आंसुओं में अब न तो नादमियत थी और न ही शर्मिंदगी। वह दौड़ी और एक बार फिर उसे गले लगा लिया। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें पहचान नहीं पाए। नौजवान ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी गलती नहीं थी। तुम्हें पता ही नहीं था कि मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हारा दिल सच्चा था, तुम्हारी नीयत पाक थी। इसी सच्चाई ने मेरी सजा को तोड़ दिया। अब तीनों ने एक बार फिर नई जिंदगी शुरू की, लेकिन इस बार उनके बीच कोई राज नहीं था, कोई फासला नहीं था। अब सिर्फ भरोसा था, वफादारी थी और वह रिश्ता जो पहले से भी ज्यादा मजबूत होता चला गया। सच्चा प्यार हर इम्तिहान, हर वक्त और हर दौर से गुजरकर फिर लौट आता है। और अगर सब्र, वफा और खुलूस हो तो वही मोहब्बत इनाम बन जाती है। इंसान की असली पहचान उसके दिल की सच्चाई और पाकीज़गी से होती है, उसकी बाहरी सूरत से नहीं।